हे एवरीवन, अगर आपने ईएमआई चैप्टर का वन शॉट अभी तक नहीं देखा है तो आप फटाफट से उस वन शॉट को खत्म कर लीजिए, क्योंकि इस एमसीक्यू वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये चैप्टर आपका जीरो से हीरो बन जाएगा, बिल्कुल एकदम एकदम आपका तैयार हो जाएगा। इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और आपका क्वेश्चंस के थ्रू ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए अगर जिसने वन शॉट नहीं समझा, आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद ये एमसीक्यू वीडियो देखो और ये आपका चैप्टर हो जाएगा बढ़िया, खत्म हो जाएगा। और आप सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। तो जो हमारी लेंथ है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो जेड एक्सिस की तरफ है। ये बात ध्यान करने वाली है। इट इज मूव विद द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, थ्रू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई कैप प्लस 2 जे कैप टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर इज। तो ये हमारा मोशनल में का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमें सब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए आपको वेक्टर फॉर्म में यूज करना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप पहले वी और बी का क्रॉस निकाल लो, वी और बी का क्रॉस निकाल लो, और बाद में इसका लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या दे देगा, आपको मोशनल ईएमएफ दे देगा। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। अब इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ईएमएफ निकालने का तरीका हो गया, बी है ना, वी और बी का क्या ले लो, क्रॉस ले लो। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई जे के, और पहली टर्म में हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, बी वी वेलोसिटी के कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखेंगे। वेलोसिटी है 332, तो यहाँ पे आ जाएगा 332, और फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड के कोफिशिएंट, तो वो है आई कैप का है 1, जे का 2, और के नहीं है तो 0, तो 1 2 0। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा है ना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप इसके साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे एल वेक्टर के साथ, जो भी हमारा एल वेक्टर होगा। और एल वेक्टर क्या दे रखा है सवाल में, एल वेक्टर तो बोल रहा है लेंथ है 1 मीटर, तो 1 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और एक्स वाई प्लेन के है ना, ये भाई एक्स वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है। अब लेंथ इसके परपेंडिकुलर है तो ऐसा है, तो ये जेड की तरफ होगा, इसका मतलब लेंथ का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, के कैप। तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1 के कैप, मतलब के कैप। तो लेंथ वेक्टर सिर्फ के कैप है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व भाई। तो आई के कोफिशिएंट क्या आएंगे, तो आई आता है यहाँ पे, फिर माइनस जे के कोफिशिएंट आते हैं, है ना, माइनस जे के कोफिशिएंट आते हैं, और फिर प्लस के कैप के आते हैं। और इसका आप डॉट लेने वाले हो किसके साथ, के कैप के साथ, जो कि लेंथ वेक्टर है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में आप आई से थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे सिर्फ के कैप है, तो के और के मल्टीप्लाई होंगे, ये जे डॉट के तो 0 होगा। तो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है ना, हम कर सकते हैं अगर हमें एक्चुअल आंसर चाहिए। लेकिन हमें जो डॉट के है ना, अगर आपको सिर्फ ईएमएफ पूछा है तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 आएगा। तो ये हम समय बर्बाद क्यों करें, हम डायरेक्ट के कैप की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको हाइड करते हैं, तो दिस इंटू दिस, 2 3 इंटू 3 6, माइनस 1 इंटू 3 इज 3। तो ये आ रहा है आपका, ये वैल्यू जो आ रही है, ये समथिंग आई है ना, समथिंग जे, और 3 के कैप आएगी इस तरीके से। और इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालो किसके साथ, के कैप के साथ। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो के वाला के से मल्टीप्लाई होता है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 इंटू 1 इज 3 वोल्ट। तो ईएमएफ आ जाएगा 3 वोल्ट। ये हो जाएगा इसका आंसर। 3 लूप्स पी क्यू एन आर एज शोन इन द फिगर मूव इनटू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। देखो हमारे पास 3 लूप्स है पी क्यू आर, इनका डायमेंशन हमें दे रखा है ना, जैसे इसके हो गया 4x1, ये हो गया 2x2, ये हो गया 2x1। इस तरीके से हमें साइज दे रखा है लेंथ का आइडिया देने के लिए। इन विच लूप्स विल द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द लार्जेस्ट। बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज्यादा किस में होगा, एट द इंस्टेंट व्हेन द लूप्स एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा लूप क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो सबसे ज्यादा ईएमएफ किस में होगा। तो देखो हम इसको सोच सकते हैं कि देखो सबकी आने की स्पीड तो सेम है, मतलब सबकी जो ये वाली लेंथ होगी है ना, जैसे मान लो ये इतना एंटर कर जाएगा यहाँ पे, ये इतना, तो ये वाली लेंथ जितनी एंटर करी होगी इसकी भी उतनी लेंथ एंटर करी होगी। सबका जो ये वाला लेंथ है ना, मान लो ये अगर 2 सेंटीमीटर आएगा 1 सेकंड में, तो ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि सबकी आने की, अंदर आने की वेलोसिटी सेम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको मोशनल ईएमएफ से डायरेक्ट सोच सकते हैं। जो ईएमएफ होता है वो होता है बी वी एल। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड सबकी यूनिफॉर्म है, सबको सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, वेलोसिटी भी सबकी सेम है, बस चेंज क्या है, ये लेंथ का L1, ये L2, L3, ये जो इनकी परपेंडिकुलर लेंथ्स हैं है ना, ये सबकी डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा पी की है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पी में होगा, क्योंकि इसकी है ना ये 4 यूनिट्स की लेंथ हो गई, और इसकी कितनी होगी, 2 यूनिट्स की हो गई, इसकी भी कितनी होगी, 2 यूनिट्स की हो गई। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो पी का होना सबसे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और क्यू और आर का कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली पी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। A soft iron rod X is allowed to fall on the 2 poles of a U-shaped permanent magnet as shown in figure. A coil is wrapped over one arm of the U-shaped magnet. तो देखो हमारे पास एक U-shape का मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल दे रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है ना,
और साउथ की तरफ एंटर करती हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी, ये हमें पता है। बोला ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द रॉड द करंट इन द कॉइल विल बी, इस कॉइल में कैसा करंट आएगा। ये जो आपके पास एक्स वाई जेड आपको कॉइल दिखा रखी है ना, तो इस पे कैसा करंट आएगा। देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। पहली बात तो ये जो रॉड है ये सॉफ्ट आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन की बनी है, और सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब भी आता है तो ये अपने अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर लेता है और उसी डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया होता है। मतलब जब ये मैग्नेट, देखो पहली बात तो इन्होंने मैग्नेट का डायरेक्शन दिखा रखा है, ये ना इस तरीके से गिर रहा है, ऐसे है, और ये ऐसे गिर रहा है ना, ये ऐसे करके गिर रहा है इसकी तरफ। तो जब ये मान लो मैग्नेट ऐसे है ना, मान लो ये मैग्नेट ऐसे है, ये हमारा मैग्नेट हो गया हॉर्सशू मैग्नेट, और हमारे जो रॉड है वो इस तरीके से गिर रहा है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ, है ना, इस तरीके से भाई निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी। यानी कि क्योंकि ये हमारा क्या है, क्योंकि हमारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वो उसी डायरेक्शन में आएंगी जैसे आपने अप्लाई किया है। तो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, तो नॉर्थ साउथ वाला बन जाएगा, मतलब ये वाला पोल आपका नॉर्थ बनेगा और ये वाला साउथ बन जाएगा। मतलब आते आते ही यहाँ से ये गिरते गिरते ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। मतलब इसका इसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा खुद को, मतलब इसका ये वाला एंड बन जाएगा साउथ पोल और ये वाला बन जाएगा नॉर्थ पोल। ये बात इंपॉर्टेंट है, गिरने से पहले पहले ये खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म मैटर, ये खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगी है। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट फेज। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब ये रॉड गिरेगी तो अब बताओ करंट कैसा आएगा। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो क्योंकि यहाँ पे रॉड गिर रही है ये, और ये एक मैग्नेट है ना, और इससे पास होने वाला, अब ये खुद एक मैग्नेट है भैया, एक कॉइल के पास आ रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा सवाल हो गया कि एक मैग्नेट है जिसको ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये किसी कॉइल के पास आ रहा है इस तरीके से, है ना, ऐसे हमारी कॉपर की वायर दे रखी है और ये गिर रहा है, तो ये पास आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ये वाला पोल साउथ बन जाएगा, ये वाला पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, अपोज करेगा। सिमिलरली तो जो हमारा ये वाला एंड है, क्योंकि ये ऐसे करके गिरेगा मैग्नेट, जब ये ऐसे करके गिरेगा तो ये वाला पोल नॉर्थ बनेगा, ये वाला साउथ बनेगा, और ये साउथ पास आ रहा है, इसीलिए ये वाला एंड बनेगा आपका साउथ। इस कॉइल का, ये जो आपको कॉइल दिख रही है ना, ये जो कॉइल है ये नीचे से घूम के फिर उस ऊपर से गई ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये नीचे से जा रही है ऊपर, और फिर ये ऐसे, है ना, इस तरीके से ये ऐसे करके घूम रही है। तो बोल रहा है बताओ इस पे कैसा करंट आएगा। तो ये वाला पोल कैसा बनेगा, ऊपर वाला साउथ। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये ऊपर से साउथ है तो क्लॉकवाइज है, तो ऐसे ऐसे करंट घूमेगा साउथ पोल, है ना, तो ये बनेगा साउथ, तो ऊपर से क्लॉकवाइज दिखेगा। साउथ में कैसा होता है, साउथ में होता है क्लॉकवाइज, नॉर्थ में होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा सवाल है ये, ध्यान से सुनना। तो ये साउथ पोल है तो ये क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे घूमेगा और जाएगा, यहाँ पहुंचेगा नीचे और फिर ऐसे निकलेगा। यानी कि करंट का डायरेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो करंट का डायरेक्शन ऐसे घूमते घूमते, है ना, ये क्लॉकवाइज ऊपर से घूमेगा। आप अपने हाथ में ही से टर्न करके देखो, ऐसे, है ना, एक तार ऐसे बांधो आप ऐसे, और उसको जब नीचे से निकालोगे तो वो ऐसे, है ना, देखो ऐसे बंधा है, ये ऐसे ऊपर से बंधा है, और फिर नीचे आते 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 ये ऐसे पीछे की तरफ से, ये पीछे की तरफ से ऐसे आ रहा है, यानी कि करंट ऐसे घूम घूम के आएगा और ये फिर इधर आएगा और फिर इधर निकलेगा, यानी कि करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे। तो इस कॉइल में करंट ऐसे घूमते 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 फिर नीचे से ऊपर के निकल के ऐसे घूम रहा है ना। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप अपने पेंसिल में या फिर आप किसी बॉक्स में, है ना, किसी भी आप रेक्टेंगल बॉक्स में आप इसे ऐसे लपेट के देखो, ऊपर से क्लॉकवाइज लपेटने की कोशिश करो और नीचे से उसको इस तरफ से निकालो ऐसे। तो आप अगर आप यहाँ से निकालोगे उसको, पीछे से यहाँ से निकालोगे, तो आपको दिखेगा कि करंट ऐसे आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा, और फिर लास्ट में नीचे जाके ऐसे निकलेगा। तो कॉइल में ये जो आपके सामने कॉइल रखी है इस प्लेन में, तो आपको करंट ऐसे जाते हुए दिखेगा, ऐसे ऐसे, फिर घूमेगा 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 फिर बाहर ऐसे। तो यहाँ हमें करंट कैसा दिख रहा है, ये वाला कैसा डायरेक्शन हो गया, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो फाइनली जो हमें प्लेन में दिखेगा वो हमारा कैसा करंट होगा, है ना, इस कॉइल में वो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रखे हैं। पहले इसको आपको मैग्नेटाइज करना है, ये बात अलग है, इस बात से अलग है। तो पहले आप मैग्नेटाइज करोगे, फिर एक मैग्नेटिक कॉइल के पास आ रहा है और इसमें क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन दोनों बात को मिला के ये सवाल बनाया गया है 2025 में। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। व्हेन द कंडक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री
विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.1 वीबर पर मीटर स्क्वायर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कितनी है, लेंथ दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, तो ये क्लियरली है ना, ये इस टॉपिक का सवाल है मोशनल ईएमएफ का, कि हमारे पास जब हमारे पास कोई कंडक्टर होता है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ऐसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैं सारी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे वेलोसिटी है, ये एल है इसकी लेंथ कंडक्टर की, तो जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो आता था बीवीएल। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली कि बीवीएल में जब एक एक जो टर्म है बी, तो हर दो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, इनके बीच में 90 डिग्री है, लेंथ और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री है, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब तीनों के तीनों कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इस फॉर्मूले में। लेकिन इस सवाल में एक चीज इन्होंने ऐड कर दी कि हमारा जो कंडक्टर है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो कंडक्टर की जो लेंथ है वो 30 डिग्री बना रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी कि अगर मान लो ये आपकी लेंथ है तो लेंथ 30 डिग्री बना रही है, तो हमें इस बार बस ईएमएफ का फॉर्मूला सेम रहेगा बी वी एल, लेकिन इस बार लेंथ का वो कंपोनेंट आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एल कॉस 30 और ये वाला क्या हो जाएगा एल साइन 30। तो ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, इसीलिए बस एल की जगह कौन आ जाएगा, एल साइन थीटा आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है 0.1, सब एसआई यूनिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी कितनी है 20 और एल कितना है, लेंथ है 2 मीटर और साइन 30 होता है 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अ सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ करंट आई। तो हमारे पास एक लूप है ना, एक सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं भाई बड़ा सा, है ना, और इसकी जो रेडियस है वो हमारी कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ऐसा कोई लूप है हमारे पास, इसमें करंट आई है ना, करंट भी चलो बना देते हैं साथ साथ, किसी भी डायरेक्शन में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनदर सर्कुलर लूप बी ऑफ रेडियस स्मॉल आर जिसकी वैल्यू r/20 है, मतलब एक छोटा सा लूप लेना है ना, एक छोटा सा लूप ले लेते हैं यहाँ पे। चलो एक छोटा सा लूप ले लेते हैं और ये हमारे कैसे रखे हैं, सिमेट्रिक कंसेंट्रिक रखे हैं और प्ले ऐसे रखे हैं जैसे, है ना, जैसे हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट भी होता है, दो कॉइल्स को हम कंसेंट्रिक रख देते हैं और सेम प्लेन में रख देते हैं। ये छोटा सा कॉइल है, इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, इसकी जो रेडियस है वो हमारी स्मॉल आर है ना, इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, लेकिन हाँ स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है r/20, मतलब इसका साइज इसके सामने तो बहुत छोटा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप बी इज प्रोपोर्शनल टू। तो भाई ये हमारा लूप बी है और ये हमारा लूप क्या है, ए है, तो बोल रहा है बी से जो फ्लक्स आएगा, बी वाले लूप से जो फ्लक्स आएगा, तो भाई इससे फ्लक्स कितना आएगा, बी वाले लूप से, बी लूप से कितना फ्लक्स आएगा, तो भाई करंट जिसमें है इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पे, तो वो कितना होता है, किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/2, उसमें करंट कितना है और उसकी रेडियस कितनी है, μ0/2 I/r, इतना सेंटर पे आएगा। अब क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो आप मान सकते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और इसका लिख लो एरिया, तो फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तो एरिया आ जाएगा किसका, बी वाले लूप का, तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम डायरेक्शन में, तो आप cos 0 बोल सकते हो, उसको छोड़ देते हैं cos 0 को, और यहाँ से आ गया ये वैल्यू μ0/2 I/ रेडियस और पाई और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू क्या है कैपिटल आर के टर्म में r² अपॉन और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इस तरीके से आ जाएगा, और ये r से r चला जाएगा भाई, ये r से r चला गया, तो क्या बताना है हमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स किससे प्रोपोर्शनल होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा रेडियस की पावर 1 के है प्रोपोर्शनल, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी वाले लूप का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, सिर्फ रेडियस की पावर 1 के, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टू सोलेनॉइड्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हैव देयर लेंथ्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन रेशियो ऑफ 1:2 बोथ। तो हमारे पास लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो है 1:2, बोल रहा है रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स विल बी। तो देखो आपके पास एक कॉइल होती है अगर सिंगल, इसके आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं n और इसकी एक लेंथ होती है l, है ना, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है a। तो आपका इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इस कॉइल का, उसका फॉर्मूला होता है μ0n² एरिया और नीचे आता है लेंथ, ये इसके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आप ध्यान दो तो जो L है वो डायरेक्टली पोर्शन किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के और लेंथ के, यानी कि L जो है वो डायरेक्टली पोर्शन हो गया n² अपॉन लेंथ, है ना। तो बस बोल रहे लेंथ के रेशियो भी क्या है, लेंथ के रेशियो भी दे रखे हैं L1 अपॉन L2 भी 1/2 है, और आपका नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो भी N1 अपॉन N2 भी, ये वैल्यू भी कितनी है 1/2 है।
तो बोल रहा है बताओ भाई सेल्फ इंडक्टेंस रेशियो क्या आएंगे। तो यहाँ पे L1/L2 हम कैसे लिख सकते हैं, तो n के डायरेक्टली है तो यहाँ पे आएगा N1/N2 का स्क्वायर, है ना। और L के इन्वर्सली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो उल्टा आ जाएगा L2/L1, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे L1/L2 तो L2 ऊपर चल जाएगा। तो इस तरीके से आप रेशियो मेथड से करा करो रेशियो वाले क्वेश्चन, तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, है ना। टाइम भी कम लगता है और ईजी भी रहता है। L1/L2 इज इक्वल टू, तो N1/N2 का रेशियो हो गया 1:2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4। और यहाँ पे आएगा लेंथ का इनवर्स रेशियो, तो ये है 1:2, तो ये हो जाएगा 2:1। मतलब ये आंसर कितना आ गया, इसका आंसर भी कितना आ रहा है 1:2। तो सारे ही दुनिया के सारे रेशियो कितने हो गए, 1:2 हो गए। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R, तो ये भैया हमारे पास स्क्वायर लूप है, इसकी साइड है L और इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। मूव्स इन इट्स प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो ये v स्पीड से जा रहा है परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स, है ना, साइड्स के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से जा रहा है भाई जैसे दिखाया डायग्राम में। अ मैग्नेटिक इंडक्शन b कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे ना, ये जो आपको दिखा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वैल्यू b है और ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर रहा है ना। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये ऐसे मूव कर रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है, और अगर चेंज नहीं हो रही है और ऊपर से ये भी बोल रहा है एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह है। बोल रहा है बताओ भाई इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो किधर को आएगा। ठीक है, तो आप पॉज करके इसका आंसर सोचना भाई। तो अगर आपने सोच लिया इसका आंसर, तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर सोचा है भाई देखो बी स्पीड से जा रहा है ना, तो बी एल वी हो जाएगा मोशनल ईएमएफ से इंड्यूस्ड ईएमएफ, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा, है ना भाई। इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी वी एल, करंट कितना आ जाएगा, बी वी एल अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा इंड्यूस करंट। और ये इधर जा रहा है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है भाई, क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो इस फ्लक्स है ना, फ्लक्स, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है ना पिंक कलर की, तो मैंने तो चलो इतनी सी बना रखी है, लेकिन उन्होंने बोला एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा ना तो इंड्यूस करंट तो आ ही नहीं सकता। अब ये लूप कहीं भी जाए, कहीं भी जाए दुनिया में, हर जगह तो मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये लूप कहीं भी होगा, कहीं भी, तो इतना ही तो फ्लक्स मिलेगा। अगर इसको यहाँ पे इस पे 100 लाइनें जा रही है इसके अंदर से, तो अगर ये थोड़ा आगे भी आ जाए तब भी 100 जाएंगी, और आगे चले जाए 100 जाएंगी, कहीं भी चले जाए दुनिया में किसी भी कोने में चले जाए तब भी कितनी लाइन जाएंगी, 100 ही लाइन जाएंगी, तो फ्लक्स कभी चेंज ही नहीं होगा। और अगर फ्लक्स कभी चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस एमएफ कितना आएगा, 0 आएगा, इसीलिए कोई करंट भी नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। Two coils are placed near each other when the current in one coil is changed at the rate of 5 एम्पियर पर सेकेंड। बोल रहे हमारे पास दो कॉइल है, एक में अगर इस रेट से करंट चेंज कर, देखो एम्पियर पर सेकेंड लिखा है ना, तो ये वैल्यू पढ़ के आपको ये समझना चाहिए कि di/dt की वैल्यू दी है, di/dt है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है, तो ये वैल्यू दे रही है 5 एम्पियर पर सेकेंड। बोल रहे ईएमएफ इतना आता है, ईएमएफ इतना इंड्यूस होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी दे रखी है। बोल रहे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का तरीका एक तो ये भी है d/dt, है ना, ऐसे निकालते हैं। और अगर सिंगल कॉइल होगा तो आप ऐसे निकाल लोगे L/di/dt करके, है ना। लेकिन अगर दो कॉइल की बात करेगा तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। तो ये एक ही चीज़ निकालने के अलग अलग तरीके हैं बस। तो ऐसे निकालेंगे, तो इस बार हमारा दो कॉइल्स है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, है ना। ऐसा आप रिलेट करना सीखो। E इज इक्वल टू कितना आ गया m, और करंट का रेट ऑफ चेंज कितना दे रखा है 5, तो ये वैल्यू 5 है। और ईएमएफ कितना है, इसकी जगह वैल्यू डाल दो बस डायरेक्ट। ईएमएफ कितना है 2 मिली वोल्ट, मिली का मतलब कितना हो गया -3, तो एम की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 0.4, है ना, ये कट जाएगा तो ये आ रही है 0.4, और इसकी जगह क्या आ जाएगा मिली, है ना, मिली में आंसर है सारे के सारे, तो ये हो जाएगा मिली हेनरी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एन एयर कोड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो लेंथ दे रही है हमें 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है सोलेनॉइड का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 800, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। उसमें करंट भी है, सोलेनॉइड है, आपके पास एक सोलेनॉइड है, और इसमें आपको ये चीज़ें दे रखी है ना, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, और उसमें करंट कितना ये भी दे रखा है, तो करंट कितना ये भी दे रखा है। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकंड, तो आपको टाइम इंटरवल भी दे रखा है कि कितने टाइम में हम उसको करंट बंद कर देते हैं। इग्नोरिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, द एवरेज बैक ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट वुड बी। बोल रहे भाई इसमें इंड्यूस्ड
इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फ्लक्स का चेंज निकालना है और टाइम से डिवाइड करना है, यही करना होता है बस। मैग्नीट्यूड देख लेंगे हम लोग, सारे आंसर हमारे पॉजिटिव में, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेंगे चेंज कितना है। तो बस कैसे करना है, पहले आपको इनिशियल फ्लक्स निकालना है, फिर आपको फाइनल फ्लक्स निकालना है और फिर आपको ये वैल्यू यहाँ रख देनी है बस। तो इनिशियल फ्लक्स अगर निकालेंगे तो क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और कॉस जीरो, यही तो होता है फॉर्मूला, बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो। अब बी ए कॉस थीटा हम लिखेंगे भाई, ये तो एक टन से हुआ ना, एक टन से, लेकिन ऐसे हमारे पास कितने टन से हैं, एन टन से, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला एन इंटू बी ए कॉस जीरो। अब नंबर ऑफ टन्स एन है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अब चलो बी की वैल्यू लिखता हूँ मैं, बी होता है म्यू नॉट एन आई, ये होता है इसका, लेकिन हमें नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ नहीं दे रखा है ना। लेकिन स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, है ना, जो वैल्यू गिवन होती है उस टाइम में हमें यूज़ करना चाहिए। तो बस मैं इस एन को हटा के क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और एक कॉइल का एरिया है ना, तो कॉइल का एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैं लिख दिया 25 10 टू द पावर -4, है ना, ये मीटर स्क्वायर में लिखना चाहिए हमें कॉस जीरो। तो ये वैल्यू आ गई, अब वैल्यू पुट कर देते हैं बस, है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो गई म्यू नॉट की वैल्यू। एन स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, एन स्क्वायर, तो एन कितना है, नंबर ऑफ टन से 800, तो 800 का आ जाएगा स्क्वायर। करंट की वैल्यू कितनी है, करंट है हमारा 2.5 इंटू, और नीचे इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है, लेंथ कहाँ गई, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में लिखेंगे भाई, है ना, ऐसा यूनिट। और हमारा ये हो गया इसकी वैल्यू, है ना, एरिया की 25 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, इनिशियल फ्लक्स, ये हमारा इनिशियल फ्लक्स हो गया फाई इनिशियल। तो हमारा जो फाई इनिशियल आ रहा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 16.7, है ना। इसको आप भाई सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन बची है बस, इंटू 10 टू द पावर -3 वीबर, इतना आ जाएगा ये फाई इनिशियल। और फाई फाइनल कितना आएगा, तो फाइनली क्या हुआ, आपने करंट ही बंद कर दिया। अगर आपने करंट बंद कर दिया तो ये फैक्टर जीरो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वाले में, तो फाइनल फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो चेंज कितने का हुआ, तो भाई ये माइनस ये या फिर ये माइनस ये, कुछ भी कर दो, हमें तो मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो यही बचेगा। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी 16.74 इंटू 10 टू द पावर -3, और टाइम इंटरवल कितना था, वो भी हमारा कितना था 10 के -3, 10 के -3। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, ज़रूर कैलकुलेशन ज़रूर है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बड़ा ईजी है, आपको इसी फॉर्मेट से करना है। तो 16.74 और इतने वोल्ट आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। A circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to much bigger circular loop of radius 20 centimeter। तो हमारे पास दो सर्कुलर लूप हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, पहले मतलब ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, है ना, इस तरीके से उनके प्लेन्स जो है वो पैरेलल्स हैं। मतलब अगर मैं लूप बनाऊं इस तरीके से, मान लो ये एक लूप है और ये बना देता हूँ मैं दूसरा लूप, तो दूसरा लूप हमारा थोड़ा छोटा है, तो ये मैं छोटा छोटा बना देता हूँ भाई। एक की रेडियस दे रखी है, दूसरे की रेडियस भी दे रखी है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द लूप स्मॉल लूप इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप, और दोनों के सेंटर जैसे जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल, है ना, इस तरीके से ही इनके क्या है, सेंटर्स भी सेम है ना, एक लाइन में आते हैं ऐसे, दोनों की एक्सिस सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। और इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप, बोल रहा है अगर इसमें हमारा 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, देन द फ्लक्स लिंक विद द बिगर लूप इज, तो बोल रहा है बड़े वाले से कितना फ्लक्स से लिंक होगा। तो अगर मुझे इससे फ्लक्स निकालना है बड़े वाले से, है ना, चलो इसको नाम दे देते हैं 1, नहीं इसको नाम, जिसमें करंट है उसको नाम दे देते हैं 1, है ना, ऐसे करते थे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन में 1, और इसको नाम देते हैं 2, है ना। तो अगर आपको दूसरे वाले का फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी वजह से आएगी, करंट तो इसके पास है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और क्योंकि दोनों के सेंटर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना होगा, cos 0 होगा, है ना, और cos 0 1 होता है, तो आप इसको चाहो तो मत लिखो बस, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, बस b इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इतने डिस्टेंस पे, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस हो गया ना, है ना भाई। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था भाई, है ना, चलो यहाँ बता देते हैं आपको आगे अलग से। ये आपके पास एक कॉइल होती थी, इस पे करंट होता था I, और यहाँ से x डिस्टेंस पे आप बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इसकी रेडियस होती थी कैपिटल R। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, तो आती थी म्यू नॉट अपॉन 2 करंट
इस रेडियस का स्क्वायर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो उसके रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे फिर से रेडियस का स्क्वायर आता है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, और इस पूरे की पावर 3/2 आती है। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ये आपको याद होना चाहिए। और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी भाई, म्यू नॉट अपॉन 2, और करंट कितना है, 2 एम्पियर है। चलो मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, आई, मैं इसको बोल देता हूँ आई, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। और रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है इसकी, इस वाले की रेडियस है अ, रेडियस है 0.3, है ना? तो इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, है ना? और इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले की टर्म में, तो यहाँ पे आएगा रेडियस का स्क्वायर, है ना? इसकी वजह से निकाल रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर, फिर से इसका स्क्वायर, फिर इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और होल पावर 3/2। ये मैंने लिखी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने लिखी B1 की वैल्यू, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। और अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। एरिया किसका आएगा भाई, इस लूप का, तो पाई इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये वैल्यू सेंटीमीटर है ना? तो आप मीटर में यूज़ करना। और ये हो गया बी, ये एरिया, और इससे क्या आ जाएगा, हमारा फ्लक्स आ जाएगा, है ना? तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू आप रख लेना, ये वैल्यू आ जाती है 9.1 इंटू 10⁻⁻11। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अब। अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻1 टेस्ला। तो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रही है किसी रीजन में, मान लेते हैं ऐसे है, और ये वैल्यू है 10⁻⁻1 टेस्ला, और आपको एक कॉइल दे रखा है एरिया। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कॉइल है ना, कॉइल का जो एरिया है वो 30 डिग्री बना रहा है। एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कॉइल। मतलब अगर आपने कॉइल ऐसे रखी है ना, कॉइल, तो कॉइल का जो प्लेन है वो 30 डिग्री बना रहा है इसके साथ। तो ये वाला एंगल आपका कितना है, ये 30 डिग्री है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 10⁻⁻4 सेकेंड, है ना? तो आपको टाइम इंटरवल दे रखा है, और आपको ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना फाइनल, वो 0 हो जाती है। ये आपको बता रखा है। बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। तो बस इंड्यूस्ड ईएमएफ का तरीका क्या होता है भाई, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये निकाल लो, है ना? मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो हमें जो फ्लक्स निकालना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, आप पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लो, फिर आप फाइनल फ्लक्स निकाल लो, फिर आप इनका चेंज निकाल लो, और फिर आप क्या कर देना, टाइम से डिवाइड कर देना इसको, यहाँ रख देना इसको, तो ईएमएफ आ जाएगा। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, तो भाई फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, है ना? यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स बोल रहे हो तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, एरिया तो फिक्स है, और थीटा कितना है इस समय। तो जो लोग बोल रहे हैं 30 डिग्री, गलत है। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल वेक्टर जो है ना, वो ऐसे है, ये हुआ ना नॉर्मल वेक्टर, तो इसके, तो ये वाला एंगल, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लिया है मैंने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, पैरेलल इस तरीके से। तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा 60 निकल के आएगा। कैसे भाई, ये 90 डिग्री है ना? तो ये वाला कितना आएगा, 60 आएगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो आप ध्यान रखो, अगर प्लेन बनाता है 30 डिग्री, तो नॉर्मल वेक्टर कितना बनाएगा उसके साथ, 60 डिग्री, है ना? 90 माइनस 30। तो इसीलिए यहाँ पे गलती नहीं करनी है, यहाँ पे प्लेन बना रहा है 30 डिग्री, पर आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 60 डिग्री यूज़ करना है। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी देखा है, इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी होते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, बी कितना है स्टार्टिंग में, बी कितना है 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻2 तो 100 हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10⁻⁻4, है ना? मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। और cos 60 की वैल्यू होती है, कितनी होती है cos 60 की वैल्यू, 1/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1 -4 -5 10⁻⁻3, है ना? और इसको काट भी देते हैं भाई, ये हो गया 2 5 है ना, 10⁻1। तो ये आ गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया इतने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, है ना? 5 इंटू 10⁻4। और फाइनल फ्लक्स कितना है, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गई। जब जब यही जीरो हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे ना बी फाइनल एरिया, और जो भी थीटा रहा होगा, पर यही जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो जो चेंज आया, चेंज का जो मैग्नीट्यूड आया, तो भाई दिस माइनस दिस, तो यही वैल्यू आ जाएगी बस, 5 इंटू 10⁻⁻4 वीबर, इतना चेंज आ गया आपके पास। और आपको बस ईएमएफ निकालना है, तो आप क्या करो, बस यहाँ पे रख दो वैल्यू। चेंज कितने का आया, चेंज आया इतने का, 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया फ्लक्स का चेंज। और ये सब कितनी देर में हुआ, ये 10⁻⁻4 सेकेंड में हुआ। तो बस ये वैल्यू डायरेक्ट कट गई, और आंसर आ गया 5 वोल्ट। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 5 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर
सी। A conducting rod AC of length 4L is rotated about a point O in a uniform magnetic field B directed into the paper. If AO is L and OC is 3L, then देखो हमारे पास क्या है, देखो इस पहले ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको डायग्राम साथ साथ बनाना ही पड़ेगा, वरना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी एक रॉड रखी है यहाँ पे, है ना। साथ साथ जो आपको प्रॉब्लम बोल रही है ना, बस आप वो ड्रॉ करते जाओ साथ साथ। तो इसकी लेंथ टोटल 4L है, ये आपकी लेंथ 4L है, ठीक है। ये आपकी लेंथ 4L है, समझ गए आप। एट पॉइंट ओ इन इन्फॉर्मेटिव बी डायरेक्टेड इन द पेपर इफ AO इज L, तो भाई हमारा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट हमारा क्या है C है, और जो O है वो L है। तो यहाँ पे कहीं होगा O फिर, है ना। यहाँ से L डिस्टेंस पे अगर इतना 4L है तो इसका 1/4 होगा लगभग। तो यहाँ कहीं पे कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है, ये हमारा O पॉइंट है। और OC 3L हो गया फिर, है ना। ये फिर ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हमारा 3L हो गया ऑटोमेटिकली। तो बोल रहे बताओ, अब इसको हमें रोटेट किया, है ना। ओके, एट पॉइंट O, तो भैया इस पॉइंट के अबाउट ना इसको रोटेट करा जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करा जा रहा है ऐसे। ये घूम रही है रॉड यहाँ पे। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो ऑफ कोर्स है ही भाई, है ना भाई। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। यूनिफॉर्म है तो मैं इतनी सारी नहीं बना रहा हूँ, चलो बना ही दी मैंने। अब हमें बताना है कि बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VO कितना आएगा, VO माइनस VC, इनमें से कौन सा सही है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वो है कि एक रॉड को अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें किसी वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये उसका फॉर्मूला है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, पहले इसका करते हैं डिराइव, इसको समझते हैं पहले अच्छे से। तो देखो हमारे पास एक ऐसे रॉड है, ठीक है। ये हमारे पास रॉड है, और यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। तो मैंने अंदर की तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली पी। अब अभी के लिए मैं आपको ये पॉइंट इधर ले रहा हूँ, वो बिल्कुल कॉर्नर पे ले रहा हूँ, और इसके अबाउट ना ये इसके अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अब इसके अबाउट रोटेट कर रही है, और इसकी लेंथ ले लेते टोटल L, इसकी लेंथ ले लेते टोटल L। देखो हमें क्या पता है, अब अगर रोटेट कर रही है तो इसका हर एक पार्टिकल, जैसे मान लो एक छोटा सा ये वाला पार्टिकल समझो तुम, ये वाला छोटा सा, तो इसकी छोटी सी जो लेंथ होगी, है ना, ये मान लो छोटी सी लेंथ जो है इसकी, है ना, ये आपकी DL लेंथ हो गई। तो ये तो सीधी यहाँ पे इसके पास तो CD वेलोसिटी ना, सीधी सीधी ऊपर की तरफ। भाई ये तो ऐसा है ना कि आपको ये पता है ना, आपके पास एक कंडक्टर होता था अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, उसकी वेलोसिटी v होती है, उसकी लेंथ जितनी भी होती है, तो इसमें इंड्यूस्ड EMF आता है। कितना आता है वो आता है BVL, ये होता है इंड्यूस EMF। तो मैं कह रहा हूँ ये पूरी रॉड जो गोल गोल घूम रही है, ये इस तरीके से घूम रही है, पर अगर आप सिर्फ इस पार्टिकल को देखोगे तो ये तो सीधा जा रहा है ना V स्पीड से, और V इज इक्वल टू क्या होता है, V होता है जितने से घूम रहा है। मतलब मान लो अगर आप इसे R बोल रहे हो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं, बस इंटीग्रेशन। क्योंकि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हर पार्टिकल सेम स्पीड से होगा। देखो जो पार्टिकल ये वाला जो पोर्शन है, ये तो घूम ही नहीं रहा है, ये तो यही है, इसकी स्पीड तो कम है। लेकिन इधर वाला पार्टिकल थोड़ा उधर, थोड़ा इधर वाला पार्टिकल इधर। जैसे आप भाई आप झूले में घूमे आप, है ना भाई, आप बैठे सीसॉ वाले में, तो बिल्कुल कॉर्नर पे जाके बैठ जाओ, तो आप ज़्यादा स्विंग करोगे ज़्यादा स्पीड से, तभी तो ज़्यादा डर लगता है वहाँ पे बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नज़दीक आके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं डर नहीं लगता, लेकिन हमें यहाँ अच्छा लगता है बैठना ना, तो हम ऐसे करके बहाने मारते हैं फिर, है ना। मैं तो मारता था, आपका पता नहीं मुझे। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, है ना, कैसे करते हैं हम लोग इसको, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, हमें अभी पूरी लेंथ की ज़रूरत नहीं है, बट अभी हम पूरी लेंथ को हटा देते हैं। बस मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे, है ना, इंटीग्रेशन का बेसिक है ना, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी जिसकी वो कितनी है ना, जिसकी जिसकी लेंथ भी कितनी है, dx है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये कहाँ से कितना दूर है यहाँ पे घूमने वाले पॉइंट से, जो आपका पाइवट पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो इसकी स्पीड इतनी होगी, कोई इतना दूर होगा तो v इज इक्वल टू इतना ओमेगा, इतना डिस्टेंस इनटू ओमेगा होगा। तो सबकी स्पीड अलग अलग है। तो इस वाले की जो स्पीड है, मान लो vx है, तो ये कितनी होगी, x इंटू, और कितनी स्पीड से घूम रहा है ये, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, v इज इक्वल टू एक्स ओमेगा। तो अगर ये पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो इसके क्रॉस EMF नहीं आएगा, इस छोटे से के अक्रॉस, इस छोटे से के क्रॉस भी EMF आएगा। और वो कितना आएगा, छोटा सा EMF, वो आएगा भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है ये, बी में, स्पीड कितनी है इसकी, vx, और इसकी लेंथ कितनी है, dx। तो इसके अंदर एक छोटा सा EMF आ जाएगा।
अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया हर एक छोटे-छोटे ये जो रॉड बन रही है, छोटी-छोटी जो कंडक्टर बन रहे हैं, ये सबकी स्पीड अलग-अलग है। अगर सबकी स्पीड कॉमन होती ना, क्योंकि ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसकी अलग स्पीड है, इसकी स्पीड इतनी सी है, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है और ये स्पीड बढ़ती जा रही है, जो बिल्कुल कोने में वो सबसे तेज़ स्पीड है। सबकी वेरिएबल स्पीड है, तो हम एक साथ तो कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, भाई ईएमएफ है तो यार स्केलर क्वांटिटी ना, है ना? वोल्टेज ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो हमने क्या करा? तो हमने कुछ नहीं करा, बस हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, ऐसे सबका निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करने का तरीका क्या है फिज़िक्स में? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी ही अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा बी, वीएक्स की जगह आ जाएगा एक्स ओमेगा और ये आ गया डीएक्स। और अगर आपको पूरी रॉड के अक्रॉस ईएमएफ निकालना है तो आप इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो ईएमएफ। अब बी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, भाई यहाँ से नाप रहे हो, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ जो भी होगी रॉड की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से एल। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी रॉड का, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, साथ ही साथ मान लो ये एक डिस्क भी होती, अगर एक डिस्क भी होती जिसका रेडियस आर होता और ये ओमेगा से घूम रही होती, तो इसके अक्रॉस भी जो ईएमएफ आता है ना, सेंटर और कोई भी आप सर्कमफेरेंस का पॉइंट ले लो, कोई भी, तो ये जो पोटेंशियल आता है ना, पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला भी आता है हाफ बी ओमेगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बस रेडियस आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ लेंथ आ रही थी, यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी ईएमएफ है। अब बात आती है कि कौन सा पोटेंशियल हायर है, कौन सा, ये तो भाई पोटेंशियल, ये तो इंड्यूस ईएमएफ है ना, तो एक हायर पोटेंशियल होगा, एक लोअर पोटेंशियल होगा, तो कौन सा हायर है कौन सा लोअर, तो उसके लिए आपको यूज करना है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग है ना, आपको राइट हैंड रूल यूज करना है, राइट हैंड रूल। तो ये क्या बोलता है, देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड पे रखना है, आपको है ना, मैग्नेटिक फील्ड पे रखना है आपको इंडेक्स फिंगर ऐसे, और जिधर आपका कंडक्टर जा रहा है, जिधर आपका कंडक्टर का मोशन है, कंडक्टर जिधर जा रहा है उधर आप रख दो अपनी थंब, रख दो, रख दो थंब। तो जो आपकी जो मिडिल फिंगर होगी, मिडिल फिंगर है ना, वो आपको बता देगा हायर पोटेंशियल वाला साइन, है ना, वो करंट का साइन बताता है, तो वो हायर पोटेंशियल वाला साइन भी बता देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बात करूँ, तो आप ऐसे लगाओगे, भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर, ये कंडक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड में फिंगर रखी मैंने, इंडेक्स फिंगर, और थंब रख दो उसकी तरफ, तो हमारी जो फिंगर पॉइंट हो रही है वो ओ की तरफ हो रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ओ है ये आपका हायर पोटेंशियल पे है और ये आपका लोअर पोटेंशियल है। मतलब ये जो वैल्यू आई ना हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू आई है वी ओ माइनस, है ना, मान लो ये पॉइंट आपको, इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ मैं, तो ये वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो ये पार्टिकल छोटा सा यहाँ बनेगा ऐसे, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ये भी क्या है, ये सेंटर पे मैक्सिमम आता है पोटेंशियल और सरकमफेरेंस का सबका बराबर होता है, तो ये वैल्यू भी किसकी है, वी ओ माइनस वी ए की है। तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखना। अब चलते हैं हम इस सवाल पे। तो ये सवाल था कि भैया ये रॉड ऐसे घूम रही है ओ के अबाउट, है ना, ओ के अबाउट ओमेगा घूम रहा है ये, है ना, ओमेगा इन यूनिफॉर्म, तो ओमेगा इस तरीके से घूम रहा है ये, है ना, ये सवाल में एक बार, हाँ ये ओमेगा इस तरीके से घूम रहा है, तो बोल रहा है बताओ भाई इसका जो वैल्यू होगी इनमें से कौन सा सही है। तो देखो अगर मैं इधर बात करूँ, इधर, तो ये तो देखो पुराना केस हो गया सेम, तो अगर आप वी ओ माइनस वी सी निकालोगे, है ना, तो आप यहाँ पे कोई कंडक्टर समझ जाओ, तो स्पीड कैसी होगी, यहाँ पे इस तरफ को होगी, भाई ऐसे घूम रही है रॉड ऐसे, तो इस वाले पार्टिकल स्पीड ऊपर होगी, तो कौन सा वाला हायर पोटेंशियल, तो मैग्नेटिक फील्ड, थंब ऊपर, मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, ओ की तरफ, तो ओ और सी में कौन हायर पोटेंशियल पे है, ओ हायर पोटेंशियल पे, तो वी ओ माइनस वी सी की वैल्यू कितनी है, हाफ बी ओमेगा, और इनके बीच की लेंथ कितनी है, 3l का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3l का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 9/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ बात करोगे, है ना, अगर आप यहाँ बात करोगे, देखो यहाँ पे जो है ओ के अबाउट ये रॉड ऐसे घूम रही है ऐसे, तो ये वाला पार्टिकल तो नीचे आना चाहता है ना, नीचे, तो ओ और ए में कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मिडिल फिंगर लगाओगे आप मैग्नेटिक फील्ड पे, थंब कहाँ जा रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे जा रहा है, तो देखो आपकी जो मिडिल फिंगर आएगी, है ना, आप इसको ऐसा लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन ऑफ कंडक्टर का है नीचे, थंब जाएगा नीचे की तरफ, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो इस तरफ आएगा ओ की तरफ, इसीलिए ओ और ए में भी कौन है हायर पोटेंशियल पे, ओ,
इसीलिए तो आप वीओ माइनस वीए की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू है ना, ये होगी हाफ बी ओमेगा और लेंथ का स्क्वायर, इनके बीच में कितना लेंथ है, एल का स्क्वायर, तो सिर्फ एल स्क्वायर। तो ये हो गई वैल्यू इसकी, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन। अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर है। तो बोल रहा है वी ए माइनस वी ओ, कह रहा है वी ए माइनस वी ओ इतना होगा। नहीं, गलत बात है भाई, गलत बात है ना भाई। ये वी ओ माइनस वी ए इतना है, वी ए माइनस वी ओ इतना नहीं है, ये बात गलत हो गई। बोल रहे वी ओ माइनस वी सी इतना है 7/2, वी ओ माइनस नहीं नहीं, ये तो 9/2 है, ये गलत हो गया। बोल रहा है वी ए माइनस वी सी, तो वी ए माइनस वी सी कैसा आएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, है ना, 1 में से 2 को माइनस करोगे तो देखो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस है, ये तो कट जाएगा। ये क्या आएगा, वी ए माइनस वी सी, ये वैल्यू आएगी वी ए माइनस वी सी, है ना। देखो ये हो जाएगा प्लस का, तो मैंने लिखा वी ए, तो ये आएगा माइनस का, और इसमें से मान जाएगा तो 9/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा, 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई, 4b ओमेगा एल स्क्वायर। और हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल यही कह रहा है, 4b ओमेगा एल स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी जो है वी सी माइनस वी ओ, वी सी माइनस, तो ये भी उल्टा लिखा है हमारा आंसर, क्या वी सी माइनस वी होना चाहिए था -9/2, लेकिन ये लिख रहा है 9/2, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ये हो गया इसका आंसर। द लेंस लॉ इज एसोसिएटेड विद, देखो ये हमारा लेंस लॉ के ऊपर सवाल है। ये हमारे पास, आपके पास मान लो कोई कॉइल है ना, चलो इसमें गैलोमीटर भी लगा देते हैं। और आप क्या करते हो भैया, आप यहाँ पे कोई इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करते हो, तो आप, है ना, हमने एक ऐसा एग्जांपल दिया था आपको मैग्नेट के साथ। आप मैग्नेट को पास लाओ या दूर ले जाओ, है ना, रेस्ट पे रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पास लाओगे तब इसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, दूर ले जाओगे तब भी इंड्यूस करंट आ जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, जब आप इस मैग्नेट को ला रहे हो ना पास में, तो आप यहाँ पे कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, आप कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। तो जो आप एनर्जी यहाँ खर्च कर रहे हो ना, वही एनर्जी क्या होती है, उतनी एनर्जी आपको यहाँ से करंट के फॉर्म में मिल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, है ना, आपको क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल आपने अगर 10 जूल का काम यहाँ पे किया होगा ना, इसको मैकेनिकल वर्क जो भी इसमें लगा होगा, वही उतने ही जूल का काम क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। इसीलिए जो लेंस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इस बारे में है। इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट देन इट्स सेल्फ कंडक्टेंस विल बी। तो हमारे पास देखो एक इंडक्टर है ना, बोल रहा है उसकी अगर मैं कोर लेंथ को डबल कर दूं और नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर दूं, बाकी चीज़ें फिक्स करके हम लोग, तो एल की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना भाई, क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है ना, इसकी लेंथ स्मॉल एल है ना, सेल्फ इंडक्टेंस एल है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर होता है, यहाँ पे एरिया होता है और नीचे क्या होता है, लेंथ होता है। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है भाई, है ना, मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा जाएगा। तो सवाल तो आसान है, एल किस पे प्रोपोर्शनल है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स और कोर लेंथ, तो इन दोनों वैल्यूज को चेंज करा जा रहा है, तो इसकी किस पे डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर और लेंथ पे। बोल रहे हैं इसको डबल करेंगे तो इसकी जगह डबल आ जाएगा, डबल का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको क्या कर डबल कर रहे हैं बस, तो यहाँ पे बस 2 टाइम्स हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। या फिर आप अगर और इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो भाई, है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि L1/L2, है ना। चलो इनिशियल फाइनल करके बोल देते हैं ना, तो ज़्यादा ईजी लगता है बोलना। तो एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल इज इक्वल टू, तो फाइनल के सामने फाइनल होना चाहिए, यहाँ पे आप बोलोगे एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। रेशियो मेथड से करा करो ऐसे क्वेश्चन, जल्दी हो जाते हैं। और नीचे क्या है, लेंथ, तो फाइनल के सामने क्रॉस में होगा ये, है ना, सामने नहीं होगा, क्रॉस में होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के। और ऐसे अब ये डबल हो रहा है, तो फाइनल लेंथ जो है इनिशियल की डबल है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये आ गया 2 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 टाइम्स, है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, फाइनल लेंथ, फाइनल जो आएगा अपने सेल्फ इंडक्टेंस वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बस, है ना भाई। इसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इसके सिंगल पावर पे, तो ये 4 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डबल। आप इसको चाहो तो वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। A coil of n turns is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of coil। देखो हमारे पास एक कॉइल है और इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इनके बीच में कितना एंगल हो गया, बी और एरिया के बीच में 0 डिग्री, है ना। ऐसा हम बहुत बार कर चुके हैं। मतलब अगर आप फ्लक्स निकालोगे 1 टन से, तो उसकी वैल्यू आएगी सिर्फ बी ए और कॉस 0, मतलब सिर्फ बी इंटू एरिया, ये फ्लक्स आ जाएगा, है ना। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, नेट फ्लक्स चाहिए,
तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, तो n टर्न है इसमें, तो n भी ये आ जाएगा। यहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे, है ना। फ्लक्स निकालना तो हमें आता है भाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम एज दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो ये बी है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है ना। मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है टाइम के साथ इस तरीके से, वे टी इज अ टाइम पीरियड। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, बोल रहा है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कब कब मैक्सिमम होगा ये बताओ बस, है ना, किस किस टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो देखो भाई ईएमएफ निकालना है आपने, फ्लक्स निकाले टोटल, तो बस आप ईएमएफ कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल फ्लक्स, है ना। हमने टोटल फ्लक्स जो निकाल लिया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी कंसीडर कर लिया हमने, और इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो एन और एरिया, है ना, कॉइल का एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेरिंग है। इसकी वैल्यू क्या है, बी नॉट, इसकी वैल्यू है बी नॉट और कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, और इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो कॉन्स्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दी है, आपको बस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कर दो डिफरेंशिएट। तो ई आ जाएगा एन ए, और बी नॉट भी बाहर आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई अपॉन टी और कैपिटल टी। तो माइनस भी आएगा, लेकिन बस मैं माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमें क्या बोल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करो, है ना। मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम करना है, तो हमें प्लस माइनस से मतलब है, चाहे प्लस साइकिल में मैक्सिमम आए चाहे माइनस साइकिल में मैक्सिमम आए, हमें सिर्फ मैक्सिमम की बात करनी है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो साइन की वैल्यू कब कब मैक्सिमम होती है, साइन का जो ग्राफ होता है ना, तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है ऐसे, तो साइन की वैल्यू इस यहाँ भी मैक्सिमम होती है। ये कौन सा एंगल होता है, पाई/2 होता है। ये कौन सा एंगल होता है भाई, ये वाला पाई होता है, ये 0 होता है, ये पूरा 2 पाई होता है, ये वाला कितना होता है, 3 पाई/2 होता है। तो साइन पाई/2 के और मल्टीपल्स में, ऑड मल्टीपल्स में, ये 1 पाई/2 हो गया, 3 पाई/2, ऐसे ही 5 पाई/2। तो साइन जो होता है ना, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब अंदर वाला जो एंगल है, जो अंदर वाला जो भी एंगल है वो पाई/2 हो जाए या 3 पाई/2 हो जाए, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला भी लेना पड़ेगा, ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 5 पाई/2 एंड सो ऑन। और अगर आप इस बात को जनरलाइज करो, है ना, जैसा हम वेव ऑप्टिक्स में भी करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n-1 पाई/2, ये हो गई जनरल फॉर्म। देखो अगर आप n की जगह 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, आप n की जगह 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, आप n की जगह 3 डालोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, है ना। तो ये जो वैल्यू है 2 पाई/टी कैपिटल टी इसके बराबर होनी चाहिए। तो क्या आ रहा है ये 2 पाई/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये आना चाहिए 2n-1 इंटू पाई/2। अगर एंगल इस फॉर्म का होगा तो हर बार ईएमएफ अपनी वैल्यू मैक्सिमम देगा। अब इसको अगर सॉल्व कर लें हम, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2n-1 और t/2, 2n-1 t/2, इस तरीके से वैल्यू आ रही है। t/2 इंटू 2 4 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 4। तो देखो अगर हम इस ऑप्शन को देखें 2n-1 t/4, तो हमारा एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है t इज इक्वल nt/8, यह nt/4, यह nt/2, यह t इक्वल 20 और बोटा n की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो जब कोई ऐसा सवाल आ जाए आपके बोर्ड्स में जिसमें आपका एक भी ऑप्शन मैच ना करे, लेकिन आपको पता है कि आपने कौन सा वाइज सही किया है, तो आप कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट कर दो। क्यों, क्योंकि वैसे तो इसका आंसर नन है ना। तो ये भैया वहाँ की तरफ से गलती हुई है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोनस मिल जाएगा। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप ज़्यादा समय मत वेस्ट करें। अगर आपको पता है कि आपने बिल्कुल सही किया है और फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ऐसे आपको छोड़ना नहीं है, आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा अगर आप बहुत श्योर हो तो आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, है ना। अदरवाइज जो आपको सबसे क्लोज आंसर लग रहा है आप उसको क्लोज टिक कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सबको क्या मिला होगा, बोनस मिला होगा, और बोनस सिर्फ उनको मिलेगा जो अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने का मतलब हो गया आपको कुछ तो मार्क करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें बोनस मिलता है, लेकिन बोनस उन्हीं को मिलता है जो अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना। A small square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of side capital L. L small l से बहुत बड़ा है. The loops are coplanar and their centers coincide. The mutual inductance of the system is proportional to. देखो ये सवाल बिल्कुल वैसा है जैसा हमने दो कंसेंट्रिक कॉइल्स के लिए किया था। एक बड़ा कॉइल होता था हमारे पास और एक छोटा कॉइल होता था, है ना। और इसका रेडियस क्या होता था, बहुत छोटा होता था।
इस अंदर वाले का रेडियस बहुत छोटा होता था, इसलिए छोटा लेते थे क्योंकि ताकि बड़े वाले के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहाँ से हम यूनिफॉर्मली यूज कर सकें। तो फिर हम इसका फ्लक्स निकालते थे और इसके करंट को डिवाइड करते थे तो एम की वैल्यू आ जाती थी। ऐसा हम करते थे कंसेंट्रिक सेमी सर्कल के म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में, है ना। लेकिन यह सवाल हमारा बिल्कुल कैसा हो गया, ये हमारा सेम सवाल हो गया लेकिन हमारा ये स्क्वायर के लिए हो गया है। तो हमारे पास इस बार हमारे पास स्क्वायर लूप है, एक ऐसा एक लार्ज स्क्वायर है और इसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है। करंट आप जिसमें भेजोगे करंट हो जाएगा, बड़े वाले में आपको करंट भेजना है तो यह आपका प्राइमरी कॉइल की तरह काम करेगा। ये आपका प्राइमरी कॉइल हो गया और आपको इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी इस वाले की वजह से, 1 वाले की वजह से। और इस 2 वाले में, है ना, इस 2 वाले में आपको देखना पड़ेगा इसमें फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल, ये हो गया प्राइमरी कॉइल। तो आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी नीचे स्क्वायर लूप के सेंटर पे। तो इसके लिए आपको एक फाइनाइट वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बार, है ना, रिवाइज करा देते हैं। देखो हमारे पास अगर एक वायर है ऐसे और इसमें कोई करंट है आई, अगर इसमें करंट आई है और आपको किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पे आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और आपका जो ये वाला एंड है, जो आपको ये वाला एंड है, ये आपका एंगल बन रहा है अल्फा और ये वाला एंगल अगर आपका बन रहा है बीटा, ये वाला एंगल अगर बन रहा है बीटा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है, मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और यहाँ पे आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, वैसे हमारे ये सिलेबस में नहीं है ये फॉर्मूला, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, है ना, ये पता होना चाहिए। आजकल भैया कॉम्पिटेंसी है तो हमें ये फिर भी आपको जानना चाहिए, है ना, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया फाइनाइट के लिए। तो देखो अब स्क्वायर है, मान लो अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के लिए यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो स्क्वायर की साइड है कितनी, स्क्वायर की साइड कैपिटल एल है छोटे वाले की, और बड़े वाले की, और छोटे वाले की स्मॉल एल है ना। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे इसकी वजह से फॉर्मूला, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने करंट इस तरफ को माना है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, सेंटर अंदर की तरफ आएगी, है ना, राइट हैंड थंब रूल। तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एक की वजह से निकाल लो, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, 1 की वजह से कितनी आ रही सेंटर पे, एट सेंटर। आप पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और करंट कितना है, मान लो आई, हमने माना आई, है ना, आई पी बोला मैंने, तो चलो आई पी बोल लो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये स्क्वायर का आधा हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, एल अपॉन 2, एल अपॉन 2, ये हो गया आपका ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो अल्फा एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल पे 90 डिग्री बनता है, तो ये आधा होगा तो 45 45 होगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45, अल्फा भी 45 है और बीटा भी 45 है। पर हमारे पास ऐसी एक साइड नहीं है, हमारे पास ऐसी 4 साइड है। तो अगर आप इस पूरे का क्या कर दोगे, 4 गुना कर दोगे, आप इस पूरे का क्या कर दो, 4 टाइम्स कर दो, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, है ना। तो देखो हमारे इस सवाल में वैसे तो आपको कांस्टेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ डिपेंडेंसी बतानी है, पर फिर भी हम इसको कर देते हैं पूरा। और साइन अल्फा प्लस साइन 45 साइन 45 हो जाएगा 2/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2 विच इज √2, है ना। ये आप ऐड कर लेना भाई, इतना आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट अपॉन पाई 2 IP, है ना, 2√IP, 2√L, और इतना करंट। ये तो आई आपकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आई। अब आपको क्या निकालना है, दूसरे वाले, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, दूसरे वाले में सेकेंडरी वाले का क्या निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ तो एक ही साइड है, एक ही टर्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स निकाल लेंगे। तो भाई फ्लक्स निकालेंगे सेकंड वाले से, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटर पे कितनी आ रही है, और इस दूसरे वाले के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा वाला फिगर जो है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी भाई, है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉपी कर लो, म्यू नॉट अपॉन पाई, म्यू नॉट अपॉन पाई 2√2 अपॉन एल और आई पी, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, एल स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से आ रहा है। और हमें पता है अब टोटल जो फ्लक्स आता है सेकेंडरी कॉइल से, उसके नीचे अगर आप करंट ले आओगे तो वही तो होता है हमारा एम, क्या होता है, नेट फ्लक्स जितना भी होता है, और नीचे करंट से डिवाइड कर दो आप प्राइमरी वाले कॉइल से, तो ये क्या आ जाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर इसको आप इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा एम, और एम डायरेक्टली पोर्शन किसके आ रहा है, देखो ये कांस्टेंट है, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है एल स्क्वायर पे और नीचे कैपिटल एल पे। तो स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल स्क्वायर, है ना, स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
An electron moves along the line AB which lies in the same plane as a circular loop of conducting wire as shown. तो ये कंडक्टिंग वायर है और इसी प्लेन में है ना ये वायर, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके आस, ए बी लाइन है, विच लाइज इन द सेम प्लेन. वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ एनी इन द लूप. तो बोला इस लूप में क्या इंड्यूस करंट आएगा, अगर आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा. देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है तो एक चार्ज कैरियर है ना मूव कर रहा है इस तरीके से, तो करंट भी आएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन है तो करंट आप सोचो इस तरीके से आएगा. करंट है ना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट आएगा यहाँ पे, है ना, तो करंट आएगा. अब एक वायर में जिसमें करंट है कुछ, एक वायर में जिसमें कुछ करंट है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी दूर है ना, तो भैया ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे पास जाएगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है किसी वायर की वजह से, यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ मैं, इसकी वजह से इधर को होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना, अगर आप फॉर्मूला ध्यान दो, है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. तो शुरू में ये इलेक्ट्रॉन दूर है, तो शुरू में ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भाई, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब जैसे जैसे ये पास आता रहेगा तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हो जाएगी, है ना, मतलब ये पास आ रहा है तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा ये डिस्टेंस कम हो रहा है इस कॉइल से, कम हो रहा है कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो शुरू में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगी, तो शुरू में ये मैग्नेटिक फील्ड को घटाने का काम करेगा ये कॉइल. लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, अब जब इलेक्ट्रॉन इस आधे रास्ते से आगे जाने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, बढ़ रहा है. अब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ने लग गया, अब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी. तो अब मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगी, अब कम होने लगेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का काम करेगा. तो कभी ये मैग्नेटिक फील्ड को घटाने का काम करेगा, कभी बढ़ाने का काम करेगा. तो इसका एक डायरेक्शन में करंट कैसे आ सकता है, मतलब डायरेक्शन इंड्यूस करंट का क्या होगा, पक्का चेंज होगा. तो देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहा करंट ही नहीं इंड्यूस होगा, तो ये बात तो गलत है. द करंट विल बी क्लॉकवाइज, ना क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा. द करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू. और यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है ना वो मैटर करेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट. तो ये किसी कंप्लीट सर्किट का पार्ट है, छोटा सा हमें ये दे रखा है. इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट इज 5 एम्पियर, तो बोल रहा है किसी सर्टेन इंस्टेंट पे इसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर है एंड डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकंड. देखो हमें करंट का रेट दे रखा है डी आई अपॉन डी टी, ये दे रखा है मैं 10 टू द पावर कितना 3, है ना, एम्पियर पर सेकंड. देखो मैं ये वैल्यू अलग से इसलिए लिख रहा हूँ पहले ही, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, ये करंट कम हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए ये जो वैल्यू होगी ना ये माइनस होगी. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ पे हो सकती है मिस्टेक, इसलिए मैंने इसको अलग बता दिया. अब करंट कितना है 5 एम्पियर है, तो बैटरी इस तरीके से लगी है, तो मैं मान लेता हूँ करंट है ना यहाँ से निकल रहा होगा वे इस तरीके से, और ऐसे घूम के किसी सर्किट का पार्ट है, ये घूम घाम के वापस अगर इधर से आई निकलेगा तो इधर भी आई होगा. तो ये आई की वैल्यू कितनी है, ये आई की वैल्यू है 5 एम्पियर इस तरीके से. और एल की वैल्यू हमें दे रखी है, आर भी दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखी है, बस वी बी माइनस वी है. तो आपको दो पर्टिकुलर पॉइंट्स है ना सर्किट में, दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो एक तरीका है, क्या है तरीका, के वी एल लगाने का, है ना, के वी एल लगा लेंगे तो उससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है. के वी एल सारे वोल्टेज ड्रॉप में खेलना सिखाता है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, है ना. चलो वी बी माइनस वी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ए है ना, लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ए से चलेंगे हम लोग. यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले वी ए पॉइंट के पोटेंशियल स्टार्ट किया, फिर आप आगे गए तो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप, तो करंट के डायरेक्शन माइनस के साथ, तो आएगा आई इंटू आर, तो ये आएगा 5 इंटू 1, तो वैल्यू आएगी माइनस का, है ना. चलो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ माइनस आई आर, ताकि आपको समझ आए कि हाँ ये मैं इसको आर बोल देता हूँ, इसको मैं ई एम एफ बोल देता हूँ ई, है ना, इसको मैं एल बोल देता हूँ, और डी आई अपॉन डी तो मैंने लिखा ही है. फिर आगे गए फिर हमारे पास क्या है, ये हमारा सेल आया तो ये है लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल. तो आप लो से हाई जाते हो तो ये पोटेंशियल गेन है, तो हम लोग कैसे करते हैं ये साइन कन्वेंशन यूज, हम इसको करते हैं प्लस में यूज, तो ये आ जाएगा प्लस ई, क्या आ जाएगा प्लस ई. फिर आगे गए. अब देखो ये बैटरी के सामने लगा है ऐसे, है ना, तो करंट इस तरीके से इसको क्या करने लगेगा, है ना, इंड्यूस ईएमएफ आएगा यहाँ पे. इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो एल डी आई अपॉन डी टी. अब करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो ये वैल्यू खुद भैया माइनस में ले लेंगे, इंक्रीज कर रहा होगा तो खुद प्लस में ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा. लेकिन आपको कैसे यूज करना है इसको, है ना, यहाँ प्लस से माइनस, तो कैसा आएगा माइनस के साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, और जैसे आप यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंच गया बी पॉइंट पे, तो इसको लिख दो इक्वल टू वी बी.
अब इस वैल्यू को बस थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर देख लेंगे वी बी माइनस वी, है ना, मैं क्या निकालना है, वी बी माइनस वी ए, ना कि वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस आई की वैल्यू कितनी है 5, करंट है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 1, तो ये आ गया 5। ईएमएफ हमारा कितना है 15 वोल्ट, तो 15 का 15 माइनस ई की वैल्यू क्या होती है एल डी आई अपॉन डी टी, लेकिन एल की वैल्यू तो चलो 5 मिली हेनरी है, ये तो एल की वैल्यू हो गई, लेकिन जो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू है, क्योंकि करंट डिक्रीजिंग है तो ये माइनस में होगी, तो यहाँ पे आएगा माइनस, है ना, -10⁻³ ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइनस में है, इज इक्वल टू वी बी। अब इस वैल्यू का आप सॉल्व कर लो, तो देखो ये तो इससे कट जाएगा, है ना, -3 + 3 से, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो वी ए आ गया हमारा माइनस +10, यहाँ से -5, माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू वी बी। तो वी बी माइनस वी एच है, तो ये इधर चला जाएगा, तो वी बी माइनस वी आ गया आपका, है ना, ये आ गया 15 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 15 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट इन द 10 ओम रजिस्टर व्हेन द प्लग ऑफ की के इज इंसर्टेड। बोल रहा है अगर हमने इस के को इंसर्ट, मतलब हमने इस की को अगर क्लोज कर दिया ना, तो बोल रहा है कि 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट आएगा, इस 10 ओम वाले से, ये वाला जो रजिस्टर है इससे कितना करंट आएगा, और 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। देखो ये बैटरी लगी है, तो भैया ये तो कांस्टेंट करंट देने वाला है। अब कांस्टेंट करंट है, ये डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स, है ना भाई, इसके आगे जो करंट आएगा, तो ये जो हमारा जो कॉइल है ना, इसको तो कांस्टेंट करंट मिल रहा है ना, तो ना ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ना इसमें कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये। तो ये जो तार है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल वायर की तरह ट्रीट करेंगे हम, जैसे नॉर्मल वायर की तरह, इसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है फिर। और अगर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस 0 है और नीचे रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो अगर यहाँ से कोई करंट आएगा, है ना, चाहे वो कितना भी आए, वो जो करंट आएगा वो इस रास्ते से क्यों जाएगा, ये वाला रास्ता तो पूरा अवॉइड हो सकता है ना। आप एक तरीके से मान लो ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये एक सिंपल तार लगे, घुमा घुमा के रखा जरूर है, लेकिन ये सिंपल तार है, क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है। हाँ, अगर ये वेरिएबल करंट होता तब अलग बात होती, तब अलग बात होती, लेकिन अभी ये कांस्टेंट करंट आएगा क्योंकि ये डीसी सोर्स है, तो ये एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारा का सारा करंट यहाँ से चल जाएगा इस तरीके से। तो करंट जाएगा ऐसे, 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 तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो बोला 10 ओम से कितना रेजिस्टेंस जाएगा और कितना करंट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज, तो बोल रहा है इस सर्किट में, इस फिगर में, इस कॉइल में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी होगी। इस कॉइल में देखो कॉइल दे रखा है ना, तो ये आपको हेनरी में दे रखा है, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू 2 है, 2 हेनरी। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, हाफ एल आई स्क्वायर, ये होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल तो हमें पता है 2 हेनरी, लेकिन हमें करंट की वैल्यू नहीं पता, तो करंट निकाल लेते हैं। देखो ये आपकी नॉर्मल सेल है ना, सेल या बैटरी, तो इसकी वजह से इसका कोई, है ना, रेजिस्टेंस नहीं होता है ना, हम आगे भी पढ़ेंगे एसी चैप्टर में कि इसका रेजिस्टेंस नहीं होता। मतलब ये जो कॉइल है ना, ये सिंपल एक तार की तरह बिहेव करेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ यही है हमारा कैपिटल आर, बस, क्योंकि ये डीसी सोर्स है ना, कांस्टेंट करंट है, तो कांस्टेंट करंट को तो ये इग्नोर ही कर देगा ना बिल्कुल। अगर भैया वेरिएबल करंट होता तब तो चलो बात आती भी कुछ, लेकिन ये कैसा है, कांस्टेंट करंट आएगा, ये हमारी वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो स्टेडी स्टेट में तो इसे कांस्टेंट करंट मिलेगा, तो इस कांस्टेंट करंट को तो ये तार कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो जो करंट आएगा वो सिर्फ जो भी आपका ईएमएफ है, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना पूरे सर्किट में, सिर्फ रेजिस्टेंस सिर्फ कौन कौन ऑफर करेगा, सिर्फ ये, तो ये आएगा 2 ओम, तो इसलिए ये आ जाएगा 5 एम्पियर। तो सर्किट में करंट कितना है 5 एम्पियर, तो हमारा जो मैग्नेटिक एनर्जी का आएगा वैल्यू वो आएगी हाफ, हेनरी की वैल्यू कितनी है 2 हेनरी, और करंट का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 25 जूल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ जनरेटर हैज एन ईएमएफ ऑफ 440 वोल्ट, तो हमारा जो ईएमएफ है वो 440 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम, तो हमारा ईएमएफ भी दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। इस टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ लोड ऑफ, तो हमारा ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा क्या ईएमएफ। तो बोल रहा है वोल्टेज बताओ लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। देखो किसी के अक्रॉस भी अगर मुझे रेजिस्टर के अक्रॉस चाहिए ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मैं बस करंट निकालूं सर्किट में, और मैं वी को आई आर से मैं ना वी को क्या कर दूंगा, मैं निकालने के लिए आई और आर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बस आर तो मुझे पता है कितना है, ये 4000 है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बस मुझे करंट से मल्टीप्लाई करना है। और करंट निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल ईएमएफ कितना है सर्किट में, ईएमएफ है हमारा 440 वोल्ट,
440 हमारा ईएमएफ है और रेजिस्टेंस कितना है टोटल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है भाई 400 का, है ना। तो 4000 तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, 4000 तो ये हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 400 का। तो ये आ गया 440 अपॉन, ये आ गया 4400, है ना। तो 44 ये कट गया भाई 1/10, ये आया 10⁻⁻1, मतलब करंट आ रहा है 0.1 एम्पियर। तो करंट है 0.1 एम्पियर का और यहाँ पे रख देंगे 0.1, तो एक वैल्यू कट जाएगी बस। तो ये कितना आ जाएगा 400 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 400 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर। तो करंट का चेंज दे रखा है फिर से, है ना, और टाइम कितना दे रखा है 0.04 सेकेंड। तो इतना चेंज हो रहा है करंट में और इतने टाइम में हो रहा है, मतलब डेल्टा आई भी है आपके पास और डेल्टा टी भी है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास, है ना। देख लो कितने का चेंज आ रहा है, ये 7 और 3 का चेंज कितना हो गया भाई, 4 का चेंज हो गया, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं भाई हम लोग हमेशा, है ना। पूछेगा तो हम देखेंगे ऑप्शन के आपसे कि माइनस यूज़ करना है कि नहीं करना, है ना। और टाइम कितना है ये 0.04, तो ये हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो ये 100 एम्पियर पर सेकंड का करंट का चेंज है। चलो करंट का चेंज तो पता चल गया पहले ही। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज 0.5 हेनरी। तो एम की वैल्यू दे रखी है, दो कॉइल्स है तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस ही देगा, एक कॉइल होगा तो सेल्फ इंडक्शन देगा, एल की वैल्यू देगा। तो ये हो गया आपके 5 हेनरी। तो ईएमएफ बताना है कितना है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसमें रिलेशन होता है एम और डी आई अपॉन डी टी लिखते हैं, पर यहाँ पे बड़ा ड्यूरेशन है टाइम का, तो मैंने लिख दिया डेल्टा आई अपॉन डी टी, है ना, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस अब। तो एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो करंट के रेट ऑफ चेंज से, वो कितना है 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा बस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू अ वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसे हमारे पास ये कॉइल लगा रखा है, वर्टिकल प्लेन में ऐसे लटका रखा है और इसके पास हम मैग्नेट लेके जा रहे हैं इस तरीके से। तो बोल रहे बताओ इसमें करंट कैसा आएगा। तो वैसे ये सवाल में मेंशन नहीं कि हमें किस तरफ से देखना है, क्योंकि अगर इधर से कोई चीज़ क्लॉकवाइज लग रही है तो उस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ऑप्शन देख के ना क्वेश्चन की लैंग्वेज, इससे ये समझ आ रहा है कि ऑब्जर्वर हमारा कहाँ खड़ा है भाई, जहाँ से ये मैग्नेट ला रहा होगा यहीं से देख रहा होगा ये, तो हम इस सेंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। तो बोल रहा है कि बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कितना आएगा। तो भाई नॉर्थ पोल पास जा रहा है ना, तो लेंस लॉ के हिसाब से ना, लेंस लॉ पे बेस्ड है सवाल। अगर ये मैग्नेट पास आ रहा है तो इसकी यहाँ से बढ़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये क्या करेगा अपोज करेगा। तो ये चाहेगा कि ऐसा इसका फेज बने कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकले, और बाहर कहाँ से जाती है, नॉर्थ पोल से जाती है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि ये वाला फेज क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ये क्या बनेगा साउथ, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसका आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो अपोज कैसे करेगा, जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ रख दोगे तो अपोज करेगा। तो ये वाला फेस क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। और नॉर्थ वाले फेस को अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वाला फेस कैसे करंट देता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट देता है नॉर्थ वाला फेस, है ना। और साउथ कैसा देता है, ये हमारा देता है क्लॉकवाइज। तो आपको ये वाला जो फेस होगा उसमें आपको नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depends upon the rate at which, देखो क्या बोल रहा है सवाल, हमारे पास दो कॉइल हैं ऐसे, है ना। बोल रहा है भाई इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, इन पेयर की क्या वैल्यू आती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है जो, वो किस पे डिपेंड करता है, रेट एट विच करंट चेंज इन द टू कॉइल्स, इन दोनों में जो करंट है उसकी वजह से। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, आपने इन कॉइल्स को रखा कैसे, ओरिएंटेशन कैसी है, उनकी रिलेटिव पोजीशन कैसी है ना, चिपके हुए हैं, दूर दूर है, इस तरीके से। द रेट एट विच वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस टू कॉइल्स, इसमें वोल्टेज किस रेट से इंड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से, या करंट कितना है टू कॉइल्स में। देखो पहली बात क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना फाई, है ना, है ना। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, ये होता है टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड है ना, एक की वजह से दूसरे में जितना फ्लक्स है आप उसको करंट से डिवाइड कर देते हो, है ना। तो इसके अगर आप फॉर्मूले देखो तो उसमें किसी में भी, है ना, या तो नंबर ऑफ टर्न्स आता है, एरिया आता है, लेंथ आता है। तो वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने, जैसे मान लो ये आपने कॉइल ऐसे रख दी, दोनों कॉइल बिल्कुल चिपका चिपका के, तो यहाँ पे ज़्यादा लिंक हो रही है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आती है ना। अगर आपने थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख दिया, एयर गैप, तो यहाँ पे एम की वैल्यू थोड़ी सी इससे कम आएगी। और अगर आपने बिल्कुल ही लग दिया, बिल्कुल ही, है ना, बिल्कुल ही रूठ गए एक दूसरे से, दूर दूर हो गए, तो एम की वैल्यू यहाँ पे और कम आएगी। तो जितना ज़्यादा आप क्लोज रखोगे कॉइल्स को, उतना ना इसे करंट से मतलब है, ना इसे किसी वोल्टेज से मतलब है,
और ना ही इसको करंट के चेंज से मतलब है। इसको सिर्फ मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन से। अमाउंट ऑफ करंट से फर्क नहीं पड़ता। उनकी रिलेटिव पोजीशन कैसी है, ओरिएंटेशन कैसी है, उसी वैल्यू पे डिपेंड करता है कैपिटल एम। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। A coil and a bulb are connected in series with a DC source. A soft iron core is then inserted in the coil. देखो हमारे पास एक कॉइल है, यह हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके से, और इसके साथ में हमने एक बल्ब लगा रखा है इस तरीके से। ये हमारा बल्ब है ना? और हमारा बाकी सर्किट भी होगा, लेकिन मैं बस इतना ही बना रहा हूँ। और हमने क्या करा, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया इस कॉइल में। यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉफ्ट आयरन का कोर है। ये हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। देखो इंसर्ट करने से क्या होगा, इंसर्ट करने से इसकी जो परमेबिलिटी है, पहले तो एयर भरी हुई थी, यहाँ पे एयर फील्ड था तो परमेबिलिटी से वैक्यूम की थी, है ना? तो यहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, म्यू चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे नया मीडियम जो बन चुका उतना आ जाएगा। तो वैसे जो एल का फॉर्मूला होता है वो होता है वैक्यूम में म्यू नॉट एन का स्क्वायर, नीचे आता है लेंथ, ऊपर आता है एरिया। लेकिन इस बार जैसे आप चेंज कर दोगे मीडियम, तो इस बार क्या आएगा, यहाँ पे म्यू नॉट तो आएगा, लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी और आ जाएगी, परमेबिलिटी और आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो म्यू नॉट की जगह ये फैक्टर आ जाएगा, है ना? तो आपने ये करा, तो ऐसा करने से आपने एल की वैल्यू बढ़ा दी। अगर आपने एल की वैल्यू बढ़ा दी तो जो रेजिस्टेंस आना चाहिए था इसकी वजह से, है ना, एसी चैप्टर में होता है ये रिएक्टेंस एक्सएल, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो क्योंकि एल आपका बढ़ गया तो आपका एक्सएल बढ़ जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस आपको ये कॉइल देने वाली थी पहले, अब वो बढ़ चुका है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है ना, तो इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स ही था भाई, बल्ब का तो रेजिस्टेंस फिक्स ही था। तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आप इतना बोलो कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, और अगर करंट डिक्रीज कर जाएगा सर्किट में तो बल्ब जो होगा वो अब इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए जो पहला ऑप्शन है बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब रिमेन द सेम, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, ये डिक्रीज कर जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या ये जलना ही बंद कर देगा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, इफ इट इज टेकन टू अ गैलोमीटर इट्स पॉइंटर इज डिफ्लेक्टेड बिकॉज। देखो हमारे पास एक कॉइल है इंसुलेटेड वायर, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब उसमें करंट तो है ना, उसमें एक करंट है। इफ इट इज टेकन टू अ गैलोमीटर, अगर हम इसको गैलोमीटर के पास लेके जाते हैं तो उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, ऐसा क्यों होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, बोला उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल सही बात है। द कॉइल एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, करता है मैग्नेटिक फील्ड में। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ द गैलोमीटर आर चेंज, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, अच्छा जी, नन ऑफ दीज। देखो भैया नन ऑफ दीज और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स, इसका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्या क्या कहना चाह रहे हैं लोग, है ना? ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि नंबर ऑफ टर्न चेंज हो जाएंगे गैलोमीटर। गैलोमीटर एक बार बन के आ गया तो बन के आ गया, है ना, उसमें कुछ हम नहीं कर सकते। हाँ, ये बोल रहा है पॉइंटर क्यों डिफ्लेक्ट करेगा। देखो आपके पास एक कॉइल थी, है ना, ये आपके पास कॉइल थी, ये आपके पास कॉइल थी, और इसको आपने बैटरी से, मतलब इसमें कुछ करंट है ना, कुल मिलाने का मतलब क्या, इसमें करंट है। जब आप इसको गैलोमीटर के पास लेके जाओगे, आपके पास गैलोमीटर, तो गैलोमीटर के पास खुद ना यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना, इस तरीके से गैलोमीटर क्या करे, डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। तो जब लेके जाओगे तो क्या होगा, इसके पास मैग्नेटिक, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये इसके पास आ रहा होगा तो इससे लिंक, इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस कॉइल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको चेंजिंग, आप उसे पास ला रहे हो, कॉइल को पास ला रहे हो गैलोमीटर के, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो उसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा। बस इस वजह से गैलोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल आपका इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई बिल्कुल, है ना, जैसे हमने फैराडेज के एक्सपेरिमेंट देखे थे, है ना, तो उस एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन बना रखा है बस, एप्लीकेशन बेस्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, इसीलिए डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। द कॉइल एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, देखो कॉइल एक्ट करेगा मैग्नेट की तरह, वो तो किसी भी कॉइल में है ना, अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, वो तो टॉर्क, उसमें तो टॉर्क लगता ही है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आएगा, क्यों उसका पॉइंटर हिलेगा, तो वो तो सिर्फ करंट इंड्यूस हो जाएगा तभी हिलेगा ना। तो इसलिए ये बहुत बेसिक सवाल है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे ये सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देयर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, हमारे पास दो कॉइल है ए एंड बी। अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव्ड टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग। देखो बच्चों क्या हो रहा है कि हमारे पास ये बी कॉइल है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, लेकिन कब, जब ये ए कॉइल इसके पास स्पीड से आ रहा है, वी स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, और अगर ये कॉइल रुक जाता है तो ये करंट भी क्या होता है, खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ बोल रहा है। द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज,
और ए में कैसा करंट है, काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है, बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स। तो बी तो हमारा स्टेशनरी है, सिर्फ ए मूव कर रहा है, वी कैन इन्फर दैट। तो हम इन बातों से क्या पता लगा सकते हैं, देखो पहला ऑप्शन क्या है, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए। देखो जब ये मूव कर रहा है तभी यहाँ करंट आ रहा है, अगर ए मूव करता है, अगर ए मूव करता है तो बी में करंट आता है, तो बी करंट शो करता है। और अगर ए रुक जाता है, अगर ए रुक जाता है तो बी करंट नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब ए में कांस्टेंट करंट तो है ना, ए में कैसा है वेरिएबल, अगर ए में वेरिएबल करंट होता, अगर ए में वेरिएबल करंट होता तो इसके ना रुकने पे भी इसको क्या मिलता, वेरिएबल करंट मिलता, वेरिएबल करंट मिलता, वेरिएबल फ्लक्स मिलता, तो इसमें तब भी आता करंट तो। लेकिन इसके रुकने से क्या होता है, ये रुक जाता है, तो ए में पक्का कैसा करंट है, कांस्टेंट करंट है। ये बात तो फिक्स है कि ए में कैसा करंट है, ए में है तो कांस्टेंट करंट, ये बात तो फिक्स हो गई। अगर कांस्टेंट करंट ना होता तो ए के रुकने से बी का करंट खत्म नहीं होता, पर कांस्टेंट करंट है। लेकिन इसमें करंट कैसा आ रहा है, इसमें आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगा ना, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आप ऐसा समझो भाई, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो ये पास आ रहा है इसके, है ना, तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो इसका भी सामने वाला फेस क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो इसमें भी कैसा करंट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसमें भी कैसा करंट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये पास आ रहा है तो इसमें ऐसा हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। तो अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज बोलो आप, इसमें भी कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर क्या होगा कि कांस्टेंट होना चाहिए और काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो ऐसा हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन्हें कांस्टेंट है और कैसा है, सेम जैसा इसका डायरेक्शन है वैसा ही होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तो हमारा बैटरी जो है वो है 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम है, थ्रू अ स्विच ड्राइव्स अ कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। तो इसमें कांस्टेंट करंट आ रहा है, द स्विच इज ओपन इन 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल इज 20 वोल्ट। और हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितना है, 20 वोल्ट आया। बोला इंडक्टेंस कितना आएगा। देखो पहली बात तो ये है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का तरीका क्या है, डी फाई अपॉन डी टी, है ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना होता है, डी फाई अपॉन डी टी, वरना माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, अगर सेल्फ इंडक्स की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा एल, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या होती है, एल आई भी होती है, तो यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी हो जाता है, डी आई अपॉन डी टी, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो बात क्या है यहाँ पे शुरू में 12 वोल्ट बैटरी है, हमारा रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो हमारा करंट कितना है शुरू में, आई इनिशियल की बात करूँ तो कितना है, बैटरी आपने 12 वोल्ट की लगा रखी थी, रेजिस्टेंस आपका 6 ओम का था, तो आपके पास 2 एम्पियर का करंट था। लेकिन आपने स्विच क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो मतलब करंट कितना हो गया, अगर आपने स्विच ओपन कर दिया तो करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये कितनी देर में हुआ, ये सारा देर कितनी देर लगी इसमें, 1 मिली सेकेंड, है ना, मतलब 1 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 10⁻³ सेकेंड। तो बस हम ये दे रखा है, हमें करंट का चेंज दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है। तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो वो हो जाएगा एल, है ना, डी आई की जगह बस क्या लिख दो, यहाँ पे छोटा सा ड्यूरेशन है तो डी आई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लिख दो, है ना, बस मैग्नीट्यूड लिख लो। तो ईएमएफ दे रखा उसने कितना है, इंड्यूस में 20 वोल्ट है, तो ये वैल्यू हमारे पास 20 है, एल की वैल्यू हमें निकालनी है, सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना है, और चेंज करंट का चेंज कितना है, तो 0 - 2 मतलब 2, 2 का चेंज आ गया यहाँ पे, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 0 - 2 इज 2 ओनली, और टाइम कितना है 10⁻³ तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 इंटू दिस हो जाएगा 10 इंटू, है ना, ये मिली हेनरी में दे रखा है, तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, जिसको हम लिख सकते हैं 10 मिली हेनरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एयर फील्ड सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस। तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू 0.016 हेनरी, हैविंग अ लेंथ, हमें लेंथ भी दे रखी है, तो इसको हम स्मॉल एल से लिखते थे, ये होता था 0.81 मीटर दे रखा है, और रेडियस दे रखी है, मतलब एरिया निकालने के लिए रेडियस दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया पाई, और रेडियस का स्क्वायर हो गया, और द नंबर ऑफ टन्स विल बी, तो नंबर ऑफ टन्स को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, तो ये कितना होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास एक कॉइल होता है, इसका इंडक्टेंस है ना, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल लिखते हैं, इसकी लेंथ स्मॉल एल से लिखते हैं, नंबर ऑफ टन्स एन से लिखते हैं, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए से लिखते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर, यहाँ पे आता है एरिया, यहाँ पे आता है लेंथ, ये। तो इस बार हमें ये निकालना है भाई, है ना, कैपिटल एन निकालना है, बाकी सब गिवन है ना, ये तो कांस्टेंट है, पता होता है हमें। तो यहाँ से अगर आप एन स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो वो कितनी आ जाएगी, एल इंटू एल अपॉन, और म्यू नॉट भी नीचे आ जाएगा, और एरिया भी नीचे आ जाएगा,
है ना? और ये हो जाएगा n स्क्वायर की वैल्यू, और अगर आपको n की वैल्यू चाहिए तो आप इस वैल्यू का क्या कर दो, बस अंडर रूट कर देंगे हम इसका, ये वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ रही है भाई, अंडर रूट में कैपिटल L कितना है, कैपिटल L 0.016 0.016 हेनरी, लेंथ कितना है 0.81। तो ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग है ना ये डेसिमल हटा के बाहर निकाल सकते हैं इनको इजीली। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, है ना? म्यू नॉट की वैल्यू भी आप ध्यान रखो। एरिया हमने लिखा हुआ है पाई और रेडियस का स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू है ना, सिर्फ कैलकुलेशन बची है, अगर आप ये लगभग लगभग वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 2866 हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये आ जाएगा, है ना? आप इसीलिए देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, पाई का भी स्क्वायर बन रहा है, बाहर आ जाएगा। ये 9 का स्क्वायर है, 0.9 का स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। ये भी 16 है, आप इसमें से भी बाहर निकाल लोगे, 10 की पावर्स भी ईजी, तो ये कैलकुलेशन ईजिली हो जाएंगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। Two coils of self-inductances 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other. The mutual inductance between these coils is, तो देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग दो इंडक्टर्स आसपास रख देते हैं। अब आसपास रख देते हैं, उसको रखने के भी तरीके हैं, है ना? जैसे मान लो आप ऐसे रख दो, है ना? बिल्कुल आपने ऐसे एक रखा और ये दूसरा रख दिया, बिल्कुल इस तरीके से रख दिया कि इनकी कंप्लीटली इनके फ्लक्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप्स हो रहे हैं, मतलब दोनों को सेम फ्लक्स मिल रहा है, जैसा कि इस सवाल में कहा गया है ना? एक तरीका क्या है कि आप इनको थोड़ा सा दूर दूर रख दो, है ना? मतलब ऐसा रखा और थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, हल्का सा एयर गैप है, और इस तरीके से कॉइल रखी हुई। और एक तरीका क्या हो गया, इनको आपने बिल्कुल ही अलग तरीके से रख दिया, ये इस तरफ को मुंह कर रखा है और इसको इस तरफ को मुंह कर रखा है। तो इसके ऐसे कैसे ज्योमेट्री, मतलब आप किस तरीके से इन्हें प्लेस करते हो, इनकी ज्योमेट्री कैसी है, इनकी रिलेटिव क्लोजनेस कैसी है, उस वैल्यू पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल के। और इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल के की, वो होती है m/√L1/L2, जहाँ पे L1 L2 क्या है, L1 है एक कॉइल का इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, मान लो इसका L1 है और दूसरे वाले का क्या है, L2 है। तो फिर ये म्यूचुअल है ना, इनके बीच पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है उसका रिलेशन है कोफिशिएंट कपलिंग के साथ। तो अगर इस केस में बात करें तो k की वैल्यू 1 होती है, ये परफेक्ट कपलिंग है। और अगर इस केस से बात करें तो k की वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहती है। और अगर ऐसा है ना, बिल्कुल भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है इनके बीच में, तो यहाँ k की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीटली लिंक्ड है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो m की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी √L1 × L2। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इसका नोट कर लेना। और रूट में आ जाएगा L की वैल्यू, L1 की वैल्यू है 2 मिली हेनरी और L2 की वैल्यू है 8 मिली हेनरी। तो ये हो गया 16, यानी कि 4 मिली हेनरी आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टू सर्कुलर कॉइन्स कैन बी अरेंज इन एनी ऑफ द 3 सिचुएशंस शोन इन द फिगर। तो हमारे पास दो कॉइल्स है, उनको 3 इस तरीके की सिचुएशन में रखा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो बोल रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज़्यादा कब आएगा। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज़्यादा तब आएगा जब एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो पाए दूसरे वाले कॉइल से। तो कौन से ज़्यादा आएगा, तो देखो इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना ऐसे निकलेगी कॉइल से, तो ये वाला बिल्कुल ऐसा रखा है, इसका मैक्सिमम एरिया इसको कवर करने को मिल रहा है ना? लेकिन और कोई भी अगर मैं फिगर देखूँ इसमें इसमें भाई लाइंस तो ऐसे निकलती है, इस तरीके से फैलती है ना, जैसे कॉइल होता है भाई, एक फेस बनेगा नॉर्थ बनेगा, एक बनेगा साउथ बनेगा, तो इस तरीके से निकलेंगी यहाँ पे लाइंस। तो यहाँ से तो कितनी कम जा पाएंगी। लेकिन एक यही है जो बिल्कुल सामने रखा है, मैक्सिमम एरिया इसके सामने रखा है लाइंस के। तो इसीलिए जो पहला ऑप्शन है बस यही वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, सबसे ज़्यादा इसमें आएगा, थोड़ा सा फिर इसमें आएगा, सबसे कम इसमें आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम इन सिचुएशन नंबर ए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। For the circuit shown in figure, current through the battery at t is equal to 0 and t is equal to infinite. बोला करंट कितना आएगा सर्किट में, t is equal to 0 पर, t is equal to infinite पे। देखो जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करोगे ना, t is equal to 0 का मतलब क्या है और t is equal to infinite का मतलब क्या है। देखो t is equal to infinite का मतलब क्या है फिजिक्स में, कि जब स्टेडी करंट डेवलप हो जाए, स्टेबल हो जाए करंट, सर्किट में करंट स्टेबल हो जाए, स्टेडी करंट हो जाए, तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो ये कैपेसिटर तो करंट को ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जब करंट आएगा वो सारा का सारा इंडक्टर से फ्लो करेगा, और क्योंकि करंट कांस्टेंट हो चुका होगा, इसका तो कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं। इंडक्टर कांस्टेंट करंट में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता,
है ना? एसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम इसको, इसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। तो इसलिए इस केस में जब इनफाइनाइट होगा, तो जो करंट आएगा भाई कितना वोल्टेज है? 15 वोल्ट का वोल्टेज है। रेजिस्टेंस कितना है? इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हटा दो, ये हटा देंगे। सिर्फ रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम, तो ये आ गया 1.5 एम्पियर। तो इनफाइनाइट है, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो कितना आएगा? 1.5 एम्पियर आएगा। अब बात कर लेते हैं टी इज इक्वल टू 0 की। जब टी इज इक्वल टू 0 होगा ना, जब टी इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। 5 माइक्रोफेरेड है यहाँ पे लगा है हमारा 5 माइक्रोफेरेड, और इसको भी हटा देता हूँ मैं, फ्रेश सोच लेते हैं बिल्कुल। तो जब जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे ना, तो करंट जाना लगेगा। तो उस समय जैसे ही आप बंद करोगे, जिस इंस्टेंट पे, उस समय क्या है, इसको वेरिएबल करंट मिल रहा है, क्योंकि करंट अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचा नहीं होगा, अभी वो 1.5 एम्पियर हुआ नहीं है ना। तो करंट क्या है? चेंजिंग है, और चेंजिंग करंट में बिल्कुल टी इज इक्वल टू 0 पे ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। और शुरू में कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज होता है, तो ये बिल्कुल भी इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो सारा का सारा करंट यहाँ से इस रास्ते से फ्लो हो जाएगा ऐसे, जब टी इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तब करंट कहाँ से फ्लो करेगा? तब करंट फ्लो करेगा, इनफाइनाइट है तो ये आपका इंडक्टर से फ्लो कर जाएगा, इंडक्टर से फ्लो कर जाएगा। लेकिन जब आपका टी इक्वल टू 0 है, तो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अभी 0 है, उसके अंदर कोई अभी चार्ज ही नहीं आया, अभी वो चार्ज ही नहीं हुआ है। तो इनिशियली बिल्कुल टी इक्वल टू 0 पे सारा का सारा चार्ज जो है, या फिर करंट बोलो आप, कहाँ से पास होगा? कैपेसिटर से पास होगा। अब कैपेसिटर भैया कांस्टेंट करंट है, डीसी है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा करंट यहाँ पे? तो करंट, तो रेजिस्टेंस हमारा सिर्फ 10 ओम है, 15 वोल्ट का है, तो 15 अपॉन, और रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है इस रास्ते में भी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तब भी 1.5 है। तो मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे ये दिक्कत करता है इंडक्टर, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देता है, तो यहाँ से नहीं जा पाएगा करंट, तो यहाँ से चल जाएगा। और जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी, तब तक ये भैया पूरा चार्ज हो चुका होगा। लेकिन ये नॉर्मल करंट को, स्टेडी करंट को आराम से आने देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। तो इस तरीके के सवाल वैसे तो नहीं आएंगे, पर हाँ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी पिक किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5, 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। When the plane of armature of a generator is parallel to the field in which it is rotating, बोल रहा है भाई आपका जो जनरेटर था ना, है ना, ऐसे जनरेटर था, तो आपके पास नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, तो ऐसा होगा ना, कॉइल कॉइल ऐसे कभी ऐसे होगा, फिर ये घूमेगा ऐसे, इस तरीके से घूमेगा, तो ऐसे परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो बोल रहा है अगर जिस इंस्टेंट पे ना ये पैरेलल रखा है, पैरेलल ऐसे रखा है, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, और ऐसे रहेगा, पैरेलल है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये कैसा हो गया? पैरेलल हो गया ऐसे। तो ऐसे रखा है कॉइल, तो पूरा इस मोमेंट पे बोथ द फ्लक्स लिंक्ड एंड इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज 0, फ्लक्स 0 होगा, इंड्यूस मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स और ईएमएफ के बारे में हमें कमेंट करना है, हमें बताना है। तो फ्लक्स क्या होता है भाई? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो n आ जाएगा, यहाँ पे इसके n टर्न्स होंगे तो n आ जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो अब बोल रहा है अगर थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, तो भाई अगर प्लेन ऐसा है तो एरिया वेक्टर तो ऐसा हो गया ना भाई, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया? 90। तो इस केस में थीटा कितना होगा? 90 होगा। अगर आपका कॉइल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए थीटा कितना है? 90। तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो भाई इस मोमेंट पे फ्लक्स 0 है, इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे 0 है। और इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा? लेकिन जब आप करंट निकालते हो, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालते हो, तो वो होता है ई नॉट साइन थीटा। इस तरीके से लास्ट इक्वेशन आई थी। तो थीटा 90 रखना है, थीटा 90 रखोगे तो ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये तो मैक्सिमम आ जाएगा, मतलब ईएमएफ इस मोमेंट में मैक्सिमम आ रहा होगा, और आपका जो फ्लक्स है वो मिनिमम आ रहा होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम डायग्राम है एक, है ना, वहाँ पे आपको कॉइल्स की अलग अलग पोजीशन दिखा रखी है, 0 डिग्री, है ना, 90 डिग्री पे आपको रोटेशन दिखा रखा है एक साइकिल तक का, मैंने आपको वन शॉट में भी बताया वो, है ना, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, है ना। तो डायरेक्ट सवाल हो गया ये, और ये मैंने आपको समझा भी दिया। तो यहाँ पे फ्लक्स होगा 0, फ्लक्स होना चाहिए 0, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा मैक्सिमम। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।